12 जून 2025 दुनिया के लिए 2025 वंस अगेन एक बड़ा खतरनाक साल साबित होता है, क्योंकि इस दिन इसराइल ने ईरान के अंदर डायरेक्ट स्ट्राइक्स की। अच्छा, इन स्ट्राइक्स की इंपॉर्टेंस इससे भी बहुत ज़्यादा है कि इस दफ़ा ईरान के अंदर कोई नॉर्मल स्ट्राइक्स नहीं की गई, बल्कि बहुत ही सोची समझी स्ट्राइक्स की गई हैं, जिसमें इनकी टॉप लीडरशिप को भी निशाना बनाया गया है, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी निशाना बनाया गया है, और इसके साथ साथ जहाँ पे इनकी न्यूक्लियर इन्रिचमेंट होती है, उन साइट्स को भी निशाना बनाया गया है। तो ये जो अटैक है, ये इस वक्त इस तरीके का रिएक्शन हमें नज़र आ रहा है कि दोनों कंट्रीज आपस में एक फ्लैश पॉइंट के ऊपर खड़ी है, और किस वक्त सिचुएशन हाथों से मजीद निकल सकती है, किसी को नहीं पता। एक बात हमें यहाँ पे समझनी होगी कि कोविड के बाद ये बात तो जाहिर हो चुकी है कि दुनिया जो है ना, एक ग्लोबली कनेक्टेड विलेज के तौर पे वर्क करती है। तो ये जो वॉर है ना, दो कंट्रीज के दरमियान कभी भी रुक नहीं सकते। कहीं ना कहीं या तो उनके एलाइज इन्वॉल्व होंगी, या इस वॉर के चलते हुए ये जो पूरा मिडिल ईस्टर्न रीजन है वो इम्पैक्ट में आएगा। तो यहाँ पर आम आदमी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि वो एक ऐसी इन्फ्लेशन, एटलीस्ट मैं तो देख रहा हूँ कि अगर ये वॉर ज़्यादा लंबी चलती है तो इस तरीके की बुरी इन्फ्लेशन दुनिया को नज़र आएगी, तो शायद रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हमने देखी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान फिरोज़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैज़ान। देखिए, ईरान और इसराइल के दरमियान की जो जंग है, ये पिछले हालिया वक्तों में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गई है, और इसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि ईरान एस्पायर करता है न्यूक्लियर पावर बनने के लिए। तकरीबन 1990 से ईरान ने इस बात से दुनिया को आगाह कर दिया था कि वो बहुत जल्द या हालिया वक्तों में, आने वाले वक्तों में अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाह रहा है, और ये बात जो है इसराइल और वेस्ट को कभी भी हज़म नहीं हो रही थी। इसकी वजह ये है कि कहीं न कहीं ये बात समझते हैं कि अगर ईरान ने अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, तो ये इज़राइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पेश हो सकता है। और ज़ाहिर है, ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, तो उसका अभी जो पब्लिक एनिमी नंबर 1 है वो इज़राइल ही है। तो कभी भी ये दोनों कंट्रीज़ आपस में न्यूक्लियर वॉर लड़ सकती हैं, जैसे कि अभी हमने हालिया वक़्तों में इंडिया पाकिस्तान की वॉर देखी। जब 2 कंट्रीज़ आपस में न्यूक्लियर हो जाती हैं, तो उनके दरमियान अगर जो वॉर होती है, वो बेसिकली दुनिया को ख़त्म कर देने वाली वॉर होती है। इसी के चलते हुए अमेरिका और वर्ल्ड पावर्स ने काफ़ी ज़्यादा ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई थी कि आप जो है न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह नहीं बना सकते। और ईरान ने कभी उन पॉलिसीज़ को नेगलेक्ट भी किया, कभी उनके साथ खड़े भी हुए, और डिफरेंट दौरों के अंदर डिफरेंट किस्म की डील्स वगैरह चलती रहीं। लेकिन हालिया वक्तों में जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है पुरानी वाली डील से वर्कआउट कर गए थे 2018 में, तब से ईरान ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जो उनकी कोशिशें थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी थी। और अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात मानें, इस वक्त ईरान जो है इस पोजीशन में है कि वो 60% यूरेनियम इनरिच करने के काबिल हो चुका है। अब देखें, ये एक टेक्निकल सा मसला है कि अगर वेपनाइज़ करना है, अगर आपने न्यूक्लियर एसिड्स को वेपनाइज़ करना है, तकरीबन 90% एनरिचमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बट ये जो 60% से 90% का ये जो सफ़र है, ये बहुत मुश्किल सफ़र नहीं है, और एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि अगर तो उन्होंने ये चीज़ हासिल नहीं की है, लेकिन आने वाले वक्तों में, कुछ महीनों में, कुछ चंद हफ्तों में ये क्वाइट पॉसिबल है कि ईरान अपना वेपनाइज्ड न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। इसी के चलते हुए हालिया वक्तों में वंस अगेन डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही वापसी आए, तो ये डील बनाने की कोशिश की जा रही थी बिटवीन यूएस एंड ईरान, कि किसी तरीके से इनका ये जो न्यूक्लियर कोशिश है, इस कोशिश को बिल्कुल ख़त्म किया जा सके, कोई ना कोई डील स्ट्राइक की जा सके, कुछ इनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म की जा सके, और इस तरह ये जो मामला चल रहे होते हैं वो चल रहता है। बट ये जो इसराइल का अटैक है ऑन ईरान, दिस हैज़ बेसिकली ब्लोन द डील ऑफ द टेबल। और आज के दिन जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्लान थी कि जिसमें इन ओमान, जहाँ पे अमेरिका और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव मिलने वाले थे, उस डील डील के ऊपर मज़ीद डिस्कशन करने जा रहे थे। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वन सेकंड डोनाल्ड ट्रंप ने एक सॉर्ट ऑफ वार्निंग भी ईरान को दी हुई है कि अगर आप पीछे नहीं हटते, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर और स्ट्राइक्स वगैरह की जा सकती हैं। इसी को चलते हुए इसराइल ने तकरीबन जो थर्सडे की रात थी, वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा आई वुड से कि उन्होंने एक रिएक्शन लिया, और उन्होंने ईरान की जो सॉवरेनिटी थी उसका भी ख्याल नहीं किया। उन्होंने तकरीबन 200 जहाज़ का इस्तेमाल करते हुए कहीं इनकी जो टॉप लीडरशिप है इनको भी टारगेट किया, इनके साइंटिस्ट को भी टारगेट किया, और जो ये साइट्स हैं उनको भी टारगेट किया। अब ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि भाई, साइट को टारगेट करने का मकसद क्या है? अगर आपने उन साइट्स को अ, गलत तरीके से हिट कर दिया, तो वहाँ पर जो रेडिएशन है वो किस भयानक लेवल तक बढ़ सकती है। लेकिन इसराइल को इस चीज़ की कभी भी परवाह नहीं थी। हम गाज़ा में देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड को भी रोकता है, किस तरीके से जो है वो बच्चों को मार रहा है, या किस तरीके से जो है वो ये जो वॉर जेनोसाइड क्लेम कर रहा है, या वॉर जेनोसाइड जिसको चला के बैठा हुआ है, और वेस्ट चुप बैठी है, क्योंकि ज़ाहिर है इनके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपस में लगे रहते हैं। तो इस बात की कोई अच्छी उम्मीद रखना इसराइल से एटलीस्ट मैं तो नहीं रखता। इसराइल इस बार ये भी क्लेम कर रहा है, और आई थिंक ये रिपोर्ट्स अब तक कंफर्म हो भी चुकी हैं, अगर हम लोकल न्यूज़ेस वगैरह की बात करें जो ईरान से आ रही हैं, कि आईजीआरसी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिनमें हुसैन सलामी और मोहम्मद
बघेली भी शामिल है, उनकी भी जो इन स्ट्राइक्स के अंदर मौत वाक़ई हो चुकी है और वो शहीद हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये बात ये कही जा सकती है या इस वक़्त अगर हम सिचुएशन को देखें तो ईरान का जो रिस्पॉन्स है, वो शायद इज़राइल जो है अंडर कैलकुलेट कर चुका है या फिर वो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर है कि इस तरीके की सिचुएशन है, क्योंकि वो ये बात मान के चल रहा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो ये इसके एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इस वक्त ये ऑल आउट वॉर सिचुएशन है, उसमें अगर कोई जानी नुकसान होता भी है इजराइल का बिकॉज ऑफ द ईरान रिस्पॉन्स, वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। अब जो भी सिचुएशन हो, ईरान ने अगले ही दिन एक मैसिव स्केल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया। उससे पहले भी वो कुछ अपने ड्रोन्स वगैरह जो है वो लॉन्च करा था उसने, बट वो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए, बल्कि इनफैक्ट कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। बट ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, इन्होंने तेल अवीव और इजराइल के डिफरेंट शहरों के ऊपर जो उनके पोर्ट्स हैं उनके ऊपर निशाना बनाया। और वहाँ पे अगर अगर हम CNN जैसी रिपोर्ट्स की माने, जो कि बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फेवर करते हैं इजराइल या इजराइल के जो कॉन्सेप्ट है या इजराइल का जो नैरेटिव है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो भी ये बात क्लेम कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़े मिकदार के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर इस बार इजराइल को नुकसान हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मौतें उस साइड के ऊपर भी हुई हैं। अब मज़ीद की बात है, इजराइल जहाँ पर खुद बच्चे और वुमेन औरतों को मारने पे हिचकिचाता नहीं है, बल्कि इनकी ह्यूमैनिटेरियन एड को भी रोकता है। सबसे बड़ा मसला यही है कि अगर आप इनके नैरेटिव को कैसे सही मानते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता। और आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, अक्रॉस द बॉर्डर मौजूद हैं, जो कहीं न कहीं इस बात को समझते हैं कि जंग में और मोहब्बत पर सब कुछ जायज़ है, बट ऐसा नहीं होता। जंग के भी कुछ असूल होते हैं और उन असूल के तहत ही जंग लड़ी जाती है, और उसमें कोई भी असूल ऐसा कभी एटलीस्ट हमने नहीं देखा, किसी भी किस्म के जंग के अंदर हमने नहीं देखा कि औरतों और बच्चों को इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और अगर कोई इनकी मदद करने जा रहा है, उनको भी रोका जा रहा है। बट वंस अगेन दैट इज़ अप टू ईच एंड एवरीवन कि हम किस साइड को प्रेफ़र करते हैं। तो इज़राइल भी इस बार ये क्लेम कर रहा है कि हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुँचाया गया है, और ये बड़ी सोचने की लिहाज से एक अजीब-सी बात होती है कि आप किसी के ऊपर एक पत्थर मार दें और उसको बोलें कि यार जब उसने आपके ऊपर पत्थर मारा तो इसने मुझे पत्थर क्यों मारा? तो ये मुझे इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं कभी भी समझ में नहीं आते। बट वंस अगेन सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उससे पहले सैटरडे नाइट को भी इन दोनों कंट्रीज़ ने आपस में काफ़ी ज़्यादा जो है अटैक्स को आपस में एक्सचेंज किया है। कभी वो उन पे अटैक कर रहे हैं, कभी ये उन पे अटैक कर रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा शूट अप हो चुके हैं। ऑयल प्राइसेस जिस पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है $73-74 पर बैरल हो चुके हैं, जो कि 76-77 तक भी जा चुका था अगर हम पिछले दिन की बात करें। इसका ये मतलब है कि जो कंट्रीज़ या जो दुनिया अभी इन्फ्लेशन से निकली ही थी, वो अब इन्फ्लेशन का सामना करने वाली हैं, और एक बहुत बुरा इन्फ्लेशन का सामना करने वाली हैं। इस बात का भी हमें ख़्याल रहे कि ये वॉर अभी भी चल रही है और अभी तक हमें नहीं पता कि ये कब तक जो है सीज़ फायर का अनाउंसमेंट होती है, कोई कंट्री एक दूसरे से पीछे हटती है। और एंड टू बी ऑनेस्ट, अब तक ऐसा नज़र भी नहीं आ रहा है कि कोई कंट्री भी बैक डाउन होती है, क्योंकि एक कंट्री कह रही है हमारी एग्जिस्टेंस की बात है और एक कंट्री कह रही है कि हमें मारोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। तो यहाँ पर कौन कंट्री पीछे हटती है कहना इस वक्त बहुत कबरस वक्त हो जाएगा। अब हमें ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि ईरान जो है वर्ल्ड के ऑयल सप्लायर या फिर जो क्रूड ऑयल सप्लाई हो रहा है उसमें की एलिमेंट या की रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि इसी के अतराफ़ में या तो ईरान सब कुछ सप्लाई कर रहा है या काफ़ी ज़्यादा जो है वो टैंकर्स वगैरह मूव कर रहे होते हैं। तो ईरान के ऊपर अगर कोई अटैक होता है या इज़राइल जो है ईरान के ऑयल सप्लाईज़ को टारगेट करता है, या इज़राइल जो है वो डिफरेंट ऑयल सप्लाईज़ को टारगेट करता है किसी भी वजह से, जैसे हमने देखा कि कोई गैस फील्ड को भी कल निशाना बनाया गया है, जिसके ऊपर मिडल ईस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा है कि आप हमारी इन्वेस्टमेंट को क्यों नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो है एनर्जी सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा हमें मसले में फँसा हुआ नज़र आ रहा है, और कहीं न कहीं उनके ऊपर जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते चले जाएँगे। तो इस वक़्त ये सिचुएशन है ईरान और इज़राइल की, बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है मुझ पे और आप पे पड़ने वाला है। इसके साथ-साथ गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा शूट अप हो गई हैं। वो गोल्ड जो कि थोड़ी टाइम के लिए थोड़ा-सा स्टैग्नेंट हो गया था, थोड़ा-सा नीचे जा रहा था, फिर कभी अपनी जगह पे आ जाता था। उसने भी काफ़ी ज़्यादा एक शार्प राइज़ दिखाया है, और 3-4% गोल्ड भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ चुका है, क्योंकि दुनिया की पावर इस बात को समझ रहे हैं कि अगर ये जंग हाथ से निकल जाती है या इस पॉइंट पे पहुंच जाती है कि दैट नाइदर पार्टी कुड बैक डाउन, तो फिर ये दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। और जहाँ पे हमने ईरान और यूक्रेन रशिया की वॉर देखी थी, उस टाइप का जो है वो एटलीस्ट ऑयल प्राइसेस हम देख सकते हैं। अच्छा, अगर ये ऐसा होता है तो पाकिस्तान या बांग्लादेश इस टाइप की डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए तो नुकसानदेह है ही है, बट ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से खुद वॉर्स में मुब्तला हैं, उनकी इकोनॉमीज़ कोई बहुत अच्छी कंडीशन में इस वक्त नहीं है। यूरोप इस वक्त बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, अमेरिका इस वक्त बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, रशिया चाइना की बात तो हमें पता ही है। तो कहीं न कहीं उनके लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। इसी वजह से यूएन भी कह रहा है कि इन दोनों कंट्रीज़ को कि आप रिस्ट्रेंट शो करें, आप जो है डी एस्केलेशन की तरफ जाएँ। रशिया चाइना भी कह रहा है कि आप डी एस्केलेशन की तरफ जाएँ। बट
ये कंट्रीज़ आपस में एक-दूसरे की सुनने को तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने अपना जो एनुअल बजट है वो पिछले हफ्ते ही दिया था और इस बजट के चलते हुए आम आदमी को कुछ 1 या 2% का कुछ रिलीफ मिला है और इसके अगेंस्ट जो है वो 15-20% की जो है इनके ऊपर टैक्सेस मज़ीद बढ़ा दिए गए होंगे और उस चीज़ का भी हमें ख़्याल रखना होगा। ख़ैर बजट के ऊपर तो मैं एक डिफरेंट वीडियो ज़रूर बना दूँगा, बट हमें इस बात का भी ख़्याल रखना होगा कि वो जो बजट बनता है वो इस बात पे बनता है कि गवर्नमेंट की लेवीज़ क्या होंगी और गवर्नमेंट किस रेट के ऊपर अपने डॉलर को किस रेट के ऊपर क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करेगी, किस डॉलर रेट पे क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करेंगी। और अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट कर जाती हैं, तो डेफ़िनेटली डॉलर प्राइस भी बहुत ज़्यादा शूट कर जाएगी और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे और लोकल अवाम पे डायरेक्टली हो सकता है। तो अगर तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा चलती है, ड्रैग ऑन हो जाती है, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि पेट्रोल प्राइसेस पाकिस्तान में थोड़े ही शॉर्ट टर्म टाइम के अंदर ₹300 को क्रॉस कर जा सकते हैं एंड सेम गोज़ फॉर डॉलर। तो अगर ये दोनों चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो डेफ़िनेटली एक आम आदमी के ऊपर मज़ीद प्रेशर बढ़ेगा जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। अब जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है तब से मुझे मैसेजेस आना स्टार्ट हुए क्योंकि फ्राइडे के दिन स्टॉक मार्केट ने बहुत रेड तरीके से रिएक्ट किया था, यानी काफ़ी ज़्यादा मार्केट डाउन चली गई थी। तो देखें ये तो ज़ाहिर है होना ही है कि अगर आपकी मार्केट्स वॉर लाइक सिचुएशन में आ जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ईरान पाकिस्तान का नहीं बना है। कोई ऐसी वॉर एक्सपेंड करती है तो पाकिस्तान भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में चाहते ना चाहते हुए भी शामिल हो सकता है या इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आ सकता है। तो हमारी स्टॉक मार्केट ने, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट ने उसी तरीके से रिएक्ट किया जैसे कि रिएक्शन बनता है। अब आप एक बात समझें कि जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जैसे मैंने इंडिया पाकिस्तान के वॉर के वक़्त भी ये बात कही थी कि वॉर लाइक सिचुएशन में इतनी वॉलेटिलिटी होती है कि कोई चीज़ प्रेडिक्ट करना नामुमकिन सा होता है। आप वॉर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप वॉर के इम्पैक्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप वॉर की लेंथ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और आप वॉर के ये जो है, जो एक्सटेंट है, किस एक्सटेंट तक ये वॉर जा सकता है, उसको भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो आप मार्केट में क्या करें? देखिए, अगर तो आपके कोई ऐसे आइटम्स हैं या आपने कुछ ऐसी हालिया इन्वेस्टमेंट की हैं जो कि या तो प्रॉफिट में हैं या लगभग अपने बेस प्राइस पे मौजूद है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको जो है कैश में कन्वर्ट कर लें या उसको जो है मार्केट से निकाल लें। और अगर आपने कोई ऐसे आइटम्स दिए हुए हैं, आपकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि थोड़ा डाउन साइड पे, क्योंकि मार्केट इस साल के शुरू से ही कुछ ना कुछ जो है सर्कस देख रही है इन द फॉर्म ऑफ जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए तो इन द फॉर्म ऑफ डोनाल्ड ट्रंप के री इलेक्शन की बात करें, फिर उसके जो है जो उन्होंने ट्रेड टैरिफ्स लगा दिए, फिर इंडिया पाकिस्तान जंग की बात करें, फिर यूक्रेन रशिया की जंग की बात करें, फिर अब ईरान और इसराइल की जंग की बात करें। तो आम आदमी ने जिसने स्टॉक में थोड़ा हालिया वक्तों में इन्वेस्टमेंट की थी, उसको ठीक-ठाक किस्म का डर भी लग रहा होगा एंड दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। बट जैसा कि हमने अपनी वीडियोज़ में समझाया कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक या लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड जो है वो हमेशा अच्छा ही रिटर्न्स दे रहे होते हैं। तो अगर हालिया वक्तों में अगर आप अपने आप को सेव करना चाह रहे हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट या तो पॉजिटिव है या बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। और जब ये सिचुएशन थोड़ी-सी कूल डाउन हो जाए, भले कल कूल डाउन हो जाए, कोई मसला नहीं है, आप सुबह निकालें और शाम में सिचुएशन कूल डाउन हो जाती है, तो आप मार्केट में रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसे फँसे हुए हैं, बुरे फँसे हुए हैं, तो फिर तो आप कुछ कुछ भी करना कोई फ़ायदा नहीं है और सिचुएशन को कूल डाउन होने से फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी में ना इन्वेस्ट करना है, ना वॉलेटिलिटी में अपने आप को इस मार्केट से बाहर निकालना है अनटिल अनलेस जैसे सिचुएशन मैंने आपको बताई है। इसके साथ-साथ ये बात भी कही जा रही है कि कहीं न कहीं ईरान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ काफ़ी ज़्यादा करीब मौजूद है और अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाती है, देन वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो इस वक़्त उसके ऊपर बात करना कबरस वक़्त हो जाएगा और कोई भी सिचुएशन जो है जैसे-जैसे डेवलप हो रही है, वैसे-वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपको भी अपडेट कर सकें, वैसे-वैसे आपको गाइडलाइन दे सकें। तो इस वक़्त सर्वाइवल इज़ द बेसिक नीड ऑफ द आवर, तो सर्वाइवल करना ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट्स वगैरह की बात करेंगे, लेकिन अभी उसके अंदर जो है थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा और न्यू इन्वेस्टमेंट को थोड़ा-सा देख-दाख के करने की ज़रूरत है। बल्कि आई विल सजेस्ट कि न्यू इन्वेस्टमेंट फॉर द टाइम बिंग नहीं करनी चाहिए। थोड़ा उसके लिए वेट करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और आप हमसे अगर किसी किस्म का भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ईमेल आपको दिया हुआ होगा, आप ईमेल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप की वीडियोज़ पसंद आती हैं, कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, जो अब तक मैंने नहीं बनाई, तो आप हमें ईमेल के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी रीच आउट कर सकते हैं। और आप इस वॉर में क्या सोच रहे हैं, आपका ईरान-इज़राइल के ऊपर क्या ओपिनियन है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह।